हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। तो आज मैं आपसे रिकरेंट अबॉर्शन मतलब बार बार गर्भपात होने के कारणों के बारे में डिस्कस करूंगी। बेसिकली जब भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको अबॉर्शंस पहले हो चुके हैं, 2 अबॉर्शन, 3 अबॉर्शन, 4 अबॉर्शन, ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनको 6-6, 7-7 बार अबॉर्शंस हो चुके हैं। तो अबॉर्शंस वाले पेशेंट्स बहुत ही डिस्ट्रेस्ड होते हैं क्योंकि वो अपने कंसीव होने से और बार बार अबॉर्शन होने से थक जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा भी सोच लेते हैं कि अब हमें और बच्चे नहीं करने, अब हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो रिपीटेड अबॉर्शंस के क्या कारण होते हैं? अगर अपन टोटल नंबर ऑफ कॉजेज देखें रिपीटेड अबॉर्शंस के और हम उन्हें ढूंढना शुरू करें तो 40% केसेस में हमें अबॉर्शन का कारण नहीं पता चलता कि अबॉर्शन क्यों हुआ। रिकरेंट अबॉर्शंस के कुछ स्पेसिफिक कारण होते हैं जो कि हमारे साइंस में जिनका अभी तक पता लगाया जा चुका है, पर अभी भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी हम ये नहीं जान पाए हैं कि अबॉर्शन क्यों हुआ। तो जो रिकरेंट अबॉर्शन वाले पेशेंट होते हैं उनको हम हमारी लैंग्वेज में आरपीएल या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं और बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री भी कहते हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की क्या डेफिनेशन होती है? ऑल्दो अगर अपन बुक्स में पढ़े तो बुक्स में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव टेस्टिंग रिकरेंट अबॉर्शंस की तब करानी चाहिए अगर किसी को 3 या उससे ज्यादा अबॉर्शंस हो। पर लेकिन हम लोग आजकल कुछ सिंपल टेस्ट तो एक अबॉर्शन के बाद ही करवा लेते हैं, क्योंकि कोई भी अबॉर्शन अगर कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान करके करता है तो उसके लिए अबॉर्शन एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है, और पूरी फैमिली के लिए भी। इंडिया जैसे कंट्री में कोई भी डॉटर इन लॉ अगर कंसीव करती है तो अगर उसको मिसकैरेज हो जाता है तो पूरी फैमिली उससे डिप्रेस और डिस्ट्रेस्ड हो जाती है। तो आई फील कि कुछ बेसिक टेस्ट तो हमें फर्स्ट मिसकैरेज के बाद ही कर लेनी चाहिए, फिर हायर इन्वेस्टिगेशंस 2 के बाद, और फिर और हायर इन्वेस्टिगेशंस 3 के बाद। नॉर्मली फर्स्ट मिसकैरेज के बाद मैं कौन से टेस्ट कराती हूँ? कॉमनेस्ट रीजंस फॉर मिसकैरेजेस आर थायराइड एंड डायबिटीज। थायराइड एंड डायबिटीज का टेस्टिंग कराती हूँ। विटामिन B12 डेफिशिएंसी जिसकी वजह से हाइपर होमोसिस्टेनिमिया होता है, वो भी अर्ली मिसकैरेजेस का एक रीजन होता है। और मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी इज आल्सो अ कॉमन कॉज फॉर मिसकैरेज। तो जनरली ये सब जो टेस्टिंग है वो मैं इनिशियली करा लेती हूँ जब पेशेंट को एक मिसकैरेज हुआ, और मैं पेशेंट के यूट्रस की शेप भी जरूर इवेलुएट करती हूँ बाय डूइंग अ 3D सोनोग्राफी। 3D सोनोग्राफी करके मैं गर्भाशय का शेप चेक कर लेती हूँ, और इन चारों चीजों में कुछ भी प्रॉब्लम आता है उसको हम करेक्ट करते हैं। उसके अलावा पेशेंट अगर ओबीस है तो उसको वेट लूज करने के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट को डायबिटीज या थायराइड है तो उसे कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं। मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज के लिए मैं पेशेंट को रिप्लेसमेंट्स देती हूँ, डाइट बताती हूँ, एंड डेफिनेटली योगा प्लेज अ रोल। एक्सरसाइज एंड योगा एंड फिटनेस will give you a good quality egg and in turn a healthy embryo and a healthy pregnancy। अब अगर अपन हायर इन्वेस्टिगेशंस की बात करें रिकरेंट अबॉर्शंस में, तो ये जो 4 टेस्ट मैंने आपको बताए ये बेसिक टेस्ट थे। उसके अलावा हायर इन्वेस्टिगेशंस में जो कॉमनली डन टेस्ट होता है वो एप्ला सिंड्रोम का टेस्ट होता है। एप्ला सिंड्रोम का मतलब है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। इस तरह की जो अबॉर्शंस होते हैं, ये इस तरह के जो पेशेंट्स में क्या होता है, उनमें एक कॉमन फैक्टर होता है कि उनका बच्चा जो है वो जनरली लेट अबॉर्शन में होता है। लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होता है, मतलब 8 या 9 वीक्स के आसपास या 10 वीक्स के आसपास मिसकैरेज होता है। पहले बच्चे की धड़कन दिख जाती है और फिर वो आगे जाके बंद हो जाती है और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। तो एप्ला सिंड्रोम के जो टेस्ट होते हैं उसमें हम लोग एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सीरम बीटा-2 ग्लाइकोप्रोटीन, इस तरह के टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। एप्ला सिंड्रोम हम थोड़ा एज्यूम भी कर लेते हैं अगर पेशेंट को इसी तरह के अबॉर्शन 2 या उससे ज्यादा हो गए हो, तो कुछ चीजें तो एजम्पशन पे चलती हैं। और कभी कभी ऐसे अगर अपन देखें तो रिकरेंट अबॉर्शंस का जो ट्रीटमेंट होता है वो जनरली एक ऐसे कह लीजिए आउट ऑफ एक्सपीरियंस हम पेशेंट को हार्मोनल रिप्लेसमेंट्स देते हैं, मल्टीविटामिन रिप्लेसमेंट्स देते हैं, और उसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट देते हैं। तो ज़्यादातर जो BOH के पेशेंट्स हैं अगर हम उन्हें ट्रीट करना शुरू करते हैं तो ऑलमोस्ट 90-95% जितना सक्सेस रेट हमें अचीव हो जाता है। कुछ रेजिस्टेंट केसेस होते हैं 5 to 10%, उसके अंदर हम हायर टेस्ट मतलब जेनेटिक स्टडीज और ट्रीटमेंट भी जेनेटिक्स बेस्ड करते हैं। तो इस तरह का जो ट्रीटमेंट है जो जेनेटिक्स बेस्ड होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी कॉमन अबॉर्शन के रीजंस, उनका इम्प्रूवमेंट
which is successful in 80 to 90% of cases, can be done। तो रिकरेंट अबॉर्शंस वाले पेशेंट्स को इतना ज्यादा डिस्करेज और डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है ये सोच के कि उनको कभी हेल्दी बच्चा नहीं हो सकता। उनको डेफिनेटली हेल्दी बच्चा हो सकता है। डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो जो सजेस्ट करें उसे फॉलो करें। थैंक यू।